मेरा नाम विकास कुमार यादव। मेरा यूट्यूब चैनल ए फिजिकल सेंटर बरही बाय विकास सर के नाम से चलता है। मेरे यहाँ झारखंड पुलिस हो या आर्मी, इसका रिटर्न और फिजिकल दोनों की तैयारी करवाई जाती है। हम अभी आप लोगों को साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका, जो कि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। कोशिका से ही बायोलॉजी का स्टार्ट होता है, कोशिका चैप्टर से ही बायोलॉजी का स्टार्ट होता है। जैसे हमारा शरीर में कोशिका के निर्माण से ही हमारा शरीर बनता है, उसी तरह से बायो में भी कोशिका चैप्टर से ही बायोलॉजी का शुरुआत होता है। तो हम सबसे प्रथम ये बता देते हैं कि हम जो बोलेंगे उसको तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन हम रुक रुक कर बोलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप उसको रोक रोक के लिख सकते हैं, ये मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ ही दिनों में ऑनलाइन वीडियो आने लगेगा, तो आप लोग उसको रोक रोक के लिख सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे कोशिका, सजीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। ये जीव विज्ञान कहते किसको है? एक होता है जीव विज्ञान, तो जो सजीवों का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। इसका पिता किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता माना गया है अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे माना गया है? अरस्तु। हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, पीछे पीछे तुम लोग को भी रिपीट करना है। मेरे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ चल रहा है, तो ऑफलाइन वाला बच्चा जो है वो मेरा पीछे पीछे भी बोलेगा, और ऑनलाइन वाला बच्चा भी जहां से भी पढ़ रहे हैं वो भी आप पीछे पीछे बोल सकते हैं, अन्यथा आप रोक करके इसको लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सजीवों को अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है। अब देखो, विज्ञान को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन? सॉरी, जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन? एक जीव विज्ञान को देखो, विज्ञान बायोलॉजी को 2 भागों में अगर बांट, वैसे तुम समझो जीव विज्ञान को एक माना जाता है जीव विज्ञान जिसमें से जीवों का अध्ययन किया जाता है, और एक माना जाता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें से हम लोग उसको पेड़ पौधा को, वनस्पति को ही उसमें अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु। किसको? अरस्तु को। हाँ। और अब हम लोग ये चीज देख लिया, अब हम लोग आते हैं कोशिका पे। किस पे? कोशिका। कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब देखो, सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब हुआ था? सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कब हुआ? 1665 ईस्वी। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब ये चीज जान लीजिए कि 1665 ईस्वी में जो कोशिका का खोज हुआ, उसको खोज किए थे कौन? रॉबर्ट हुक। लेकिन ये मृत कोशिका था। कैसे कोशिका? मृत कोशिका। कौन सा कोशिका था? मृत कोशिका। मृत कोशिका था। अब हम लोग आते हैं, अब इसका 9 साल के बाद, कितना साल के बाद? 9 साल के बाद। देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, बस इसका 9 साल के बाद, 9 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1674 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था लोविन एंटोविन हुक। ठीक है। ठीक है। अब ये आकर के क्या जीवित कोशिका का खोज करता है? किसका? जीवित कोशिका का खोज करता है। कब? 1674 ईस्वी में। 1665 तो सबको याद रहता है, बस उसमें से 9 जोड़ देना है। 1674 ईस्वी। कौन खोज किया था इसका? हाँ, ठीक है। बस केवल आप ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग तो मार ही सकते हैं। ठीक है। अब आता है रॉबर्ट ब्राउन। किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो, कोशिका तुमको पूछा जाएगा कोशिका क्या है, कोशिका का निर्माण, मतलब कोशिका का विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम लोग सब चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज ये बताओ कि कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? कोशिका का सिद्धांत देने का मतलब समझता है? कोशिका का सिद्धांत दिया कि मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हम बताए ना
ये क्या है? कोशिका। क्या चीज है? कोशिका। ये कोशिका, ढेर सारे कोशिका मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है? ऊतक का। क्या चीज का? ऊतक का। और ये ढेर सारे ऊतक मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है? अंग का। और यही ढेर सारे अंग मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है? शरीर का। क्या चीज का? शरीर का। शरीर का। यही तुम्हारा हो गया मानव शरीर का। मानव शरीर का अंग कैसे निर्माण होता है, यही तुम्हारा तरीका है। समझ में आया? ऐसे। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वानमैन। सर्वप्रथम इन्हीं लोग ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया कि मानव का शरीर जितना है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। क्या चीज है? कोशिकाओं से मिलकर के बना। अब तुमको पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ये किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। केवल महिलाओं में। केवल। महिलाओं। लेकिन हमने बहुत सारे बुक में ये भी क्वेश्चन देखे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना वो तंत्रिका तंत्र को दे देता है। तो तुमको थोड़ा सा ऑप्शन को भी ले लेना है। जबकि ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र माना जाता है, तो आप लोग को ऑप्शन देख करके मारना है। ठीक है? क्या करेगा? ऑप्शन। अगर मान लो अंडाणु ऑप्शन नहीं तो वहां हम तो खोज नहीं लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं रहे तो अलग बात है। तो वहां पे आप लोगों को क्या मारना है? तंत्रिका तंत्र। क्या मारेगा? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? अंडाणु। लेकिन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? क्या बोलेगा? शुतुरमुर्ग के अंडा में। क्या चाहिए? शुतुरमुर्ग के अंडा में। अब तुमको पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या बोलेगा? शुक्राणु। क्या बोलेगा? शुक्राणु। ये तो मानव शरीर का है, लेकिन पूछा जाएगा पूरे में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? जब तक वो मानव नाम का चीज नहीं ऐड किया तब तक तुम लोग अपन मर्जी से नहीं मारेगा, वो मानव ऐड करेगा। जैसे हम पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, मतलब ऐसे तुमको पूछे, देखो हम पूछते हैं प्रधानमंत्री कौन है तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक है कि देश का अपना ही देश का बात किया जाएगा। अब तुमको हम पूछ देंगे कि अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है, या अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। तो अगर हम देश का नाम नहीं लगाएं, जैसे यहाँ पे जगह जगह सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो अगर मानव नाम लिख दिया तो मानव में मारेंगे, और अगर पूरे लिख दिया कि सबसे बड़ी तो ये हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडा में मारेंगे। समझ में आया? आज सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या चीज है? माइक्रोप्लाज्मा, जो कि जीवाणुओं में ये चीज पाया जाता है। ठीक है? समझ में आ गया? कोशिका के बारे में यहाँ तक समझ में आया? सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग आते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो तुमको पूछा जाएगा कि कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा मानव शरीर में कहाँ होता है? कोशिका का विभाजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्या बोलेगा? यकृत। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यकृत। इसी को बोलते हैं हम लोग लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। इसी को हम लोग बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर, है ना? यही सबसे ज्यादा मानव शरीर की कोशिका का विभाजन होता है। मतलब तुम्हारा लीवर खराब हो गया तो वो इतना कोशिका के पास पावर होता है, वहां कोशिका विभाजन होने के बाद पूरा ठीक हो सकता है। लेकिन तुमको अगर ये पूछा जाएगा कि मानव शरीर की कौन सा ऐसा अंग है जहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है, क्या बोलेगा? मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेगा? तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे ये मस्तिष्क में ही होता है। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? यहाँ पे कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। जबकि इसी के लिए अगर कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति को माथा में चोट लगने पर उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है। हम लोग सुनते होंगे शरीर का कोई भी अंग में अगर आपकी चोट लगे ज्यादातर, जैसे पैर हो गया, हाथ टूट गया, फिर से ये ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन माथा में कभी भी चोट लगेगा तो यहाँ पे क्या होता है? कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जो कि हमारा शरीर जो है वो जो हमारा अंग है वो ठीक नहीं हो पाता, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है माथा का अंग। ये चीज तो हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा लीवर खराब हो गया तो वहां पे कोशिका का विभाजन होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोशिका का विभाजन, हमारा शरीर यहाँ पे हम कट गए, कहाँ पे? यहाँ पे हम कट गए। अब कटने के बाद
हमको यहाँ कितनी कोशिका की जरूरत है? हम लोग इसको बोलते हैं समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री। अभी हम बताएंगे कोशिका विभाजन, वहां भी पढ़ाएंगे। तो ये समसूत्री मतलब कितनी कोशिका की जरूरत है, यहाँ पे उतना ही कोशिका का विभाजन होगा। हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा भी कोशिका का विभाजन होना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कैंसर होने की ज्यादा संभावना होता है जब हमारे शरीर में जो है वो कोशिका की ज्यादा विभाजन होने की। समझ में आया? कोशिका का विभाजन लिमिट से होता है ना? लेकिन हमारा यहाँ जैसे हम कट गए, कटने के बाद यहाँ कोशिका का विभाजन होगा तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं हुआ वो बिल्कुल नहीं ठीक होगा। समझ में आया? ये क्या था? कोशिका से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? जीव द्रव। किसके बारे में? जीव द्रव। ठीक है। अब हम तुमको पूछते हैं जीव द्रव का खोज कौन किया? पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक। कौन किया? पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक। कोशिका द्रव को ही क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव। कोशिका द्रव को ही क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव। अब हम पूछेंगे तुमको जीव द्रव का खोज कौन किया? फुरकुंजे नहीं, पुरकुंजे। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसकी खोज पुरकुंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवन का इसको आधार कहा गया। एक चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसको जीवन का आधार क्यों कहा गया। एक चीज हम लोग यहाँ समझेंगे कि इसको जीवन का आधार क्या किया। देखो ये क्या है? कोशिका। अब कोशिका मतलब कोशिका के जितने सारे अंग है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, बोल्जिका है, ये हमारा ले लेते हैं अंतःप्राजालिका है, लाइसोसोम है। अब इसके बीच में मेरा केंद्रक है। अब इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये एंजाइम को आपस में सूखने नहीं देता है। कौन? जीव द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? ये एंजाइम को आपस में सटने नहीं देता है। अगर ये आपस में सट गया, ये तुमको इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव का कार्य होता है कि कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। क्या करता है? कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। अगर यदि ये नहीं रहता तो ये आपस में कोशिका सट जाता है, एंजाइम नहीं रहता। सट जाता तो कोई कोशिका काम करता था, फिर मानव का शरीर का तो निर्माण ही नहीं हो पाता। तो आपसे आप मर जाता मानव। समझ में आया? तो यही इसीलिए इसको बोला गया है जीवन का आधार। अब तुम कभी भूलेगा कि जीवन का आधार क्यों बोला गया इसको? जीवन का आधार किसको बोला गया? जीव द्रव या कोशिका द्रव? जीव द्रव या कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का कार्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव का कार्य होता है कोशिकाओं को आपस में चिपकने से बचाना, या फिर तुम बोल सकता है कोशिका को सूखने से बचाता है। समझ में आया? अब जो है हैक्सले नामक एक वैज्ञानिक आता है और इसको जीव द्रव को क्या नाम दे देता है? जीव द्रव को नाम दे देता है जीवन का भौतिक आधार। क्या देता है? जीवन का। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जीवन की भौतिक आधार किसे कहा गया? जीव द्रव को। किसको? जीव द्रव को। किसने बोला था? हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने। अब तो हम मेरे पीछे आप जैसे पूछेंगे हम, चलो बोलो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे अंडाणु, छोटी कोशिका शुक्राणु, छोटी कोशिका शुक्राणु। अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। जितना बार तुम बोलोगे जहां है वहीं से बोलो, जितना बार बोलोगे उतना ही तुमको याद रहेगा। है ना? जितना बार बार बोलोगे उतना ही याद रहेगा। ये समझ में आ गया? अब आगे चले। अभी हम लोग बहुत सारा कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है। शुरू कर दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। किस पे? कोशिका भित्ति। अब देखो कोशिका भित्ति ये जो होता है ये केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें? पादपों मतलब पेड़ पौधा में ये सब सारा चीज पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। इसका काम होता है पेड़ पौधा को रक्षा करना। ठीक है। क्या काम होता है? पेड़ पौधा को रक्षा। इसका बाहरी परत बनाता है। एक चीज जान लो, ये पेड़ है। क्या है? पेड़। अगर यदि तुम पेड़ के बाहरी परत, जिसको कोशिका भित्ति का भी ये कहा जाता है, उसको तुम छील दो, देखना वो पेड़ ऑटोमेटिक मर जाएगा।
क्योंकि वो भी तो उसका अंग है ना। अगर मेरा बदन का जो है चमड़ी छील दिया जाएगा तो आदमी क्या जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। पूरा चमड़ा छील दिया जाएगा तो तुम जीवित रह पाएगा? उसमें तो भी है ना। तो ये चीज समझेगा, कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका भित्ति पादपों को सुरक्षा देता है ना। क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। अब तुमको कोशिका भित्ति जो है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधा को सुरक्षा देता है। यस। ठीक है, क्या करता है? सुरक्षा देता है। मान लो कि पेड़ पौधा का भी बहुत सारा कॉमन चीज होता है। मेरा माथा है, 3 परत से लेकर के हमारी माथा के जो मस्तिष्क वगैरह होता है उसका कितना परत होता है? 3 परत। ये मस्तिष्क में चोट लगने से पहले पहला परत को तोड़ो, दूसरा परत को तोड़ो, तीसरा परत को तोड़ते हुए मैं तुमको तब आकर के ये चोट हमारा मस्तिष्क पे लगता है। उसी तरह से सेलुलोज ये अब हमारा, जैसे भी तुम कंकाल, जब हम कंकाल पढ़ाएंगे उस समय में तुमको बताएंगे। अब देखो ये जो चीज होता है, इसी तरह से कोशिका भित्ति जो होता है वो पेड़ पौधा को सुरक्षा देने का कार्य करता है। क्या करता है? पेड़ पौधा। देखना, जिसका छाल मोटा होगा, जिसका छाल मोटा होगा, उसको तुमको अगर उसको काटेंगे भी तो क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट लगेगा। समझ रहा है ना। अब देखो जीवाणु एक क्या होता है? पादप। जीवाणु क्या है? तुमको पूछा जाए जीवाणु क्या है? पादप। ठीक है, जिसकी कोशिका क्या चीज से बना होता है? ग्लाइकेन से। क्या चीज? इसकी कोशिका भित्ति जो होता है क्या चीज का बना होता है? ग्लाइकेन का। तुमको पूछा जाएगा जीवाणु क्या है, क्या बोलेगा? पादप। इसकी कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? ग्लाइकेन का। क्या चीज का? ग्लाइकेन। समझ में आया? अब देखो कवक की कोशिका जो होती है वो क्या चीज का बना होती है? कवक का कोशिका भित्ति, ये भी एक पादप है। जिसमें कोशिका भित्ति आ गया वो पादप है। जिसमें कोशिका भित्ति आ गया वो पादप है। कवक क्या है? पादप है। इसकी जो कोशिका भित्ति बनाया जाता है वो कायरिन का। क्या चीज का? कायरिन का। क्या चीज का? कायरिन का। और जीवाणु का? लाइकेन। अभी बताया ना, क्या चीज का? लाइकेन। समझ में आया? ये था कोशिका भित्ति का कहानी है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली। क्या चीज देखते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका, इसको मिटा दें। यस। अब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली जो होता है ये पादप और जंतु, पादप और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? पादप में और जंतु दोनों में पाया जाता है, या जो है जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी जितना भी प्रकार की झिल्लियां होती है इसी के अंतर्गत आता है। किसके? कोशिका का। लेकिन तुमको पूछा जाएगा जंतु को, ये कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। समझ में आया? कोशिका के अंदर जितना भी झिल्ली तो इसी के अंदर आता है। अब कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ जाता है उसको क्या करता है? ये नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। कौन करता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करता है? इसे अर्धपराग कहा जाता है। मतलब ये जो है ना कुछ ही पदार्थ को अंदर जाने देता है जिसमें जरूरत होता है। क्या करता है? ये कुछ ही पदार्थ को अंदर जाने देता है, सभी पदार्थ को नहीं जाने देता है। ठीक है, कुछ ही पदार्थ को ये अंदर जाने देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया। किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक कोशिका का अंग है। क्या है? कोशिका का अंग है। अब ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों में अंतर समझ में आया? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। बहुत बार ऐसा तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब में तुम्हारा कंफ्यूजन होगा। लेकिन आज जब हम बताएंगे तो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? कौन किया था? अल्टमैन ने। कौन किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया?
माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? अल्टमैन। इसका खोज कौन किया? अल्टमैन ने किया। अल्टमैन ने किया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है नहीं है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अब इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। यही चक्र से क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप जहां ये क्रेब्स चक्र चला, क्रेब्स चक्र चलने से ही एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तुम इतना जान लो कि जहां क्रेब्स चक्र आ गया, एटीपी और ग्लूकोज आ जाएगा, तो इसको हम ऑटोमेटिक है कि क्या बोलेंगे? ऊर्जा का शक्ति घर, बिजली पावर, जो भी तुम बोल सकता है, पावर हाउस, जो भी बोल सकता है। तो तुमको पूछा जाएगा ऊर्जा की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है और ये क्रेब्स चक्र जो है वो एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करता है, यहीं से होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्जा की शक्ति घर या शक्ति केंद्र, बिजली घर, जो भी तुमको बोलने का मन करता है वो बोल सकता है। समझ में आया? देखो लॉजिक अगर समझेगा ना, तुम्हारा दिमाग में सेव होते जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा की शक्ति क्यों कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों कहते हैं? समझ रहा है ना? लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? समझ रहा है? इसके बारे में अभी हम लोग सब चीज चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से और भी तुम्हारा कोई दिक्कत होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होता है वो क्रिस्टल का बना होता है। किसका? किसका? आंतरिक दीवार। किसका? आंतरिक दीवार। समझ में आया? ये किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी था। अब हम लोग आते हैं अंतःप्राजालिका। क्या चीज? अंतःप्राजालिका। अब अंतःप्राजालिका का क्या ये कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्राजालिका, अंतःप्राद्रव्य जालिका होता है इसका। ठीक है, अंतःप्राद्रव्य जालिका का क्या होता है? यह कोशिका के अंदर में आंतरिक सहायता करता है। अंदर की जो आंतरिक सहायता होता है ये कौन करता है? अंतःप्राजालिका, है ना? प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, ये क्या करता है? कोशिका के आंतरिक सहायता करता है। क्या करता है ये? कोशिका के आंतरिक सहायता करता है। इसे कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। किसको? अंतःप्राजालिका को। अंतःप्राजालिका को कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया। एक कौन? 17 नहीं, इसको दो भागों में ये विभाजन किया गया। 17 सॉरी। एक इसको चिकना अंतःप्राजालिका और एक क्या चीज? खुरदरा अंतःप्राजालिका। चिकना प्राजालिका क्या करता है? चिकना प्राजालिका जो करता है यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करता है? तो ये अंतःप्राजालिका में होता है। लेकिन अंतःप्राजालिका भी कितना तरह का होता है? कितना प्रकार के? 2 प्रकार। तो कौन करता है? चिकना अंतःप्राजालिका जो होता है वह किसका करता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का। और एक होता है खुरदरा। क्या चीज होता है? खुरदरा। तो खुरदरा किसका करता है? खुरदरा जो है केवल और केवल किसका करता है? केवल और केवल प्रोटीन का। किसका? केवल और केवल ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? और राइबोसोम जहां नाम आ गया सोच लो प्रोटीन वहां प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि राइबोसोम को ही बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। तो राइबोसोम जहां गया वहां तो प्रोटीन तो ऑटोमेटिक एक आना ही है ना। तो अब चिकना अंतःप्राजालिका और खुरदरा अंतःप्राजालिका, ये दोनों में अंतर समझ में आया? चिकना में क्या होता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत चिकन है, ये दो चीज का निर्माण करेगा भाई। और अगर ये खुरदरा है तो केवल एक का करेगा। किसको? प्रोटीन। किसको? प्रोटीन। ये समझ में आया? मिटा दें? चले अब आगे।
अब आगे हम लोग आते हैं राइबोसोम। किस पे आते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, ये हम लोग अब राइबोसोम में देखते हैं। राइबोसोम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन होता है? राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम। देखो बाबू, अंग और इकाई में फर्क होता है। इकाई का मतलब ऐसा चीज जो हमारे शरीर के अंदर है और वो कार्य कर रहा है। क्या चीज कर रहा है? कार्य कर रहा है। लेकिन अंग का मतलब, जैसे एक मेरा अंग है शरीर का, वो उसी तरह से सबसे छोटा अंग ही है। लेकिन इकाई का, इकाई पूछा जाएगा तो क्या है? कोशिका। हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, और सबसे छोटा अंग राइबोसोम। सबसे छोटा अंग राइबोसोम। ठीक है, अब जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ऊर्जा की शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दिमाग यहाँ होना चाहिए। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? ऊर्जा घर को माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब उसी को बोला जाता है। अब राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। समझ में आया? अब ये भी दो प्रकार का होता है। कितना तुमको पूछा जाएगा कि कोशिका की सबसे छोटी अंग राइबोसोम। कोशिका की सबसे छोटी अंग राइबोसोम। अब राइबोसोम भी दो तरह का पाया जाता है, एक 17S और एक 18S। तुम S का मतलब मत याद रखो, तुमको ये नहीं पूछेगा। 17S। 17S का मतलब क्या होता है? 17S ऐसे में पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक में। किसमें? किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अब ये छोटे जीव जंतुओं में पाया जाता है। किसमें? छोटे ऐसे जीव जंतु जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और भी जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। 17S उसको बोलते हैं। और हम लोग का शरीर क्या, जैसे कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ऐसे जिसके शरीर अविकसित है। क्या है? अविकसित। उसकी शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? ये 17S इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उसकी शरीर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। जैसे मानव के शरीर, गाय, बैल, सुअर, जितना भी जानवर है, ये सब में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक। क्या चीज? यूकैरियोटिक। और इसमें प्रोकैरियोटिक। तो दो तरह का होता है। ठीक है, अब देखो, एक होता है 17S राइबोसोम, एक होता है 18S राइबोसोम। ठीक है, अब 18 ये किस में पाया जाएगा? ये हल्का होता है। 17 तो बेचारा, 18 तो हल्का ही है। तो ये क्या होगा? 17S हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अब 18S क्या होता है? यह भारी होता है, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अभी हम जब कोशिका को दो भागों में बांटेंगे उस समय समझ में आएगा तुमको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अब हम लोग ये क्या चीज पढ़ा देते? राइबोसोम खत्म। अब हम लोग आते हैं गोल्जी काय। किसके बारे में? गोल्जी काय। ये क्या करता है? गोल्जी काय का काम क्या होता है? शुरू कर देना। गोल्जी काय। अब क्या होता है? ये इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। कौन? कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है। कोशिका में पदार्थ का परिवहन कौन करता है? गोल्जी का। इसको हम लोग बोलते हैं आताआत में सहायता भी करता है। आताआत मतलब वही पदार्थ के, है ना? तो गोल्जी का क्या करता है? पदार्थ की क्या करता है? गोल्जी का भी पता है ना क्या करता है? ये पदार्थ का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब नचाते रहता है एक जगह दूसरी जगह बॉडी से बॉडी में। समझ में आया? अब जो है ये बस इतना ही इसका तुम समझो कि गोल्जी का जो होता है वो शरीर के अंदर क्या करता है? कोशिका के अंदर में ये
पदार्थ के परिवहन का काम करता है, पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम, किसमें आते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम। चलिए आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े हैं वो गोल्गी काय तक है। कल हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, फिर केंद्रक के बारे में और भी मतलब इसके आगे। और कल हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा की क्लास होगा। आज हम इतना ही, आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए।